कल हमने आपको नागरिकता पढ़ाया था। नागरिकता भाग 2 था और आर्टिकल जो थे 5 से 11 तक थे। उसके संबंध में या उसके बारे में कुछ हमने आपको विश्लेषित किया था। हमने उसमें बताया था कि कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल नागरिकों को दिए जाते हैं। हमने कल ये भी बताया था कि आज का जो चैप्टर होगा वो होगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मतलब जो मूलभूत आवश्यक अधिकार होते हैं मनुष्यों के लिए, ऐसे अधिकारों की बात की जाएगी आज। ठीक है, आज का चैप्टर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कौन से भाग में है तो कहा जाएगा कि भाग 3 है। और अगर आर्टिकल की बात की जाए तो वहीं पर ये आर्टिकल 12 से देखो 11 तक तो नागरिकता है। और जब मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो 12 से 35 तक है। याद रहेगा, आर्टिकल कितना है? 12 से 35 तक है। ये हमारा मौलिक अधिकार का क्षेत्र है। आइए अब देखते हैं मौलिक अधिकार क्या है। सबसे पहले देखो, कहीं भी होता है, कोई भी मनुष्य हो या व्यक्ति हो, यहां तक है पशु पक्षी भी होते हैं, इनको कुछ अधिकार प्रदान किए जाने आवश्यक होते हैं। मौलिक अधिकार में क्या होता है? सबसे पहले तो मौलिक अधिकार में एक चीज पे निरंकुश लग जाता है कि जो सरकार होती है, ठीक है, मौलिक अधिकार का कार्य क्या है कि जो सरकार है उसके ऊपर एक शिकंजा कस देता है कि जो कोई भी सरकार आए, जो भी सरकार आएगी वो एक काम नहीं कर पाएगी। वो काम क्या है कि निरंकुश शासन, इसको रोक लगाता है कौन? मौलिक अधिकार। सबसे पहला काम मौलिक अधिकार क्या क्या करता है? तो मौलिक अधिकार निरंकुश शासन को रोकता है। निरंकुश शासन, कोई भी जैसे राजनेता या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आएगा वो अपने मन मुताबिक। निरंकुश शासन का मतलब क्या होता है? शासन इस हिसाब से किया जाता है, कोई राजा हो या नेता हो, जैसे वर्तमान में तो राजा है नहीं, तो वर्तमान में प्रधानमंत्री और जो राज्य होते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री ही क्या करते हैं कि शासन करते हैं। और उस शासन को ऐसे किया जाता है ताकि कोई भी कानून जो पारित हो वो जन की भलाई के लिए हो, जन के हित में हो। ठीक है, अहित में होगा मतलब वो निरंकुश शासन हो गया। अपना निरंकुश शासन का तात्पर्य क्या? पहले क्या होता था, कुछ ऐसे राजा होते थे जो अपना स्वार्थ देखते थे कि हम कितना और अधिक महत्वाकांक्षी, अपना कितना, हम अपने आप को कितना और अमीर कर सकते हैं, पड़ोसी राज्य से भी अमीर कर लें। इस चक्कर में क्या करते थे, विभिन्न प्रकार के जो है नियम कायदे बनाते थे, जिससे जनता क्या होती है, वो उस तरह दबते चली जाती थी। यही जो निरंकुश शासन वर्तमान में यह कह रहा है कि निरंकुश शासन पर रोक लगाना मौलिक अधिकार का कार्य है। कैसे करता है? देखो, सबसे पहले तो कहता है कि कोई भी मनुष्य हो या पशु पक्षी भी हो, इनको कुछ अधिकार, जैसे किसी को विकास करना होता है तो चहुमुखी विकास की आवश्यकता होती है। कैसे? चहुमुखी विकास की आवश्यकता होती है। चहुमुखी, अब चहुमुखी क्या है भाई? देखो, कोई भी चीज हो, ठीक है, जब हम बौद्धिक मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि अपने विवेक का उपयोग कर सके। ठीक है, हम जैसे कोई कानून बना तो अगर हमको अच्छा लगा तो ठीक, नहीं अच्छा लगा तो उसका विरोध करेंगे। ये क्या हो गया? विवेक क्या हो गया? ठीक, हम विवेक का उपयोग कर रहे हैं। दूसरा होता है नैतिक। ठीक है, नैतिक मतलब नैतिकता। सबसे बड़ी नैतिकता क्या है? मानवता ही वर्तमान में सबसे बड़ी नैतिकता है। ठीक, नैतिकता मतलब हो गया कि कोई भी व्यक्ति असहाय है, हम उसकी सहायता कर सकते हैं। भाई, नैतिक कार्य मतलब एक ऐसे कार्य जो सैद्धांतिक हो और लोगों के हितकर हो, ऐसे कार्यों को नैतिक कार्य कहा जाता है। वहीं पर इनके विकास के लिए जो चौमुखी विकास है, बौद्धिक, नैतिक, धार्मिक, जिसे हम आध्यात्मिक कहते हैं, आध्यात्मिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक व राजनैतिक। ठीक, राजनैतिक। अब राजनैतिक में क्या है कि हम कभी भी किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, बशर्ते देखो कुछ तो कायदे कानून हमको भी मानने होंगे।
दरअसल होता क्या है कि मान लो जैसे आपके क्षेत्र में या हमारे क्षेत्र में या किसी के क्षेत्र में महिला सीट आ गई है, तो उसमें आप देखो कह रहा है कि कोई भी लड़ सकता है। तो कोई भी का मतलब ये नहीं है कि महिला सीट है तो पुरुष उस पर लड़े। उस पुरुष के घर में जो महिला है वो पुरुष अपने घर से उस महिला को लड़ा सकता है, ये है। लेकिन ये पार्टिकुलर नहीं है कि जो पहले नेता हुआ था उसी के घर की महिला लड़ेगी, ये नहीं है, कोई अन्य भी व्यक्ति लड़ सकता है। ठीक है, ये हो गया राजनीतिक अधिकार। ठीक है, अब वहीं पर अगर हम देखें कि मौलिक अधिकार सबसे पहले कहां से लिया गया, सबसे पहले देखेंगे कि जो मौलिक अधिकार है या मूल अधिकार हैं ये कहां से लिए गए। मौलिक अधिकार सबसे पहले हम देखते हैं कि ये अमेरिका से लिए गए। हमने आपको जब ये बताया था कि कौन कहां से कैसे आए हैं, तब हमने उसमें आपको ये बताया था कि कितने देशों को मिलाकर हमारे देश के संविधान को बनाया गया है। इसीलिए लोग कई बार इसको क्या कहते हैं, मतलब पूरे संविधान को एक उधार का बोरा कहते हैं। लेकिन इस अफवाह में मत रहना, अगर कहीं पर भी क्वेश्चन आता है तो उधार का बोरा नहीं कहा जाएगा। उधार का बोरे का तात्पर्य होता है कि जैसा वहां था वैसा ही हमने ग्रहण कर लिया, जबकि हमारे यहाँ इसको लागू किया गया है तो उसमें भी संशोधन करके वहां से लिया गया, यहाँ संशोधन किया गया। क्योंकि जब कोई भी चीज होती है वो उस क्षेत्र के अनुसार लागू की जाती है। अगर अमेरिका का कानून, अमेरिका से मौलिक अधिकार ले लिए जाते और यहाँ लगा दिए जाते तो यहाँ त्राही त्राही मच जाती। क्यों? एक उदाहरण बताता हूं कि अमेरिका के संविधान में अपने यहाँ क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि उसके परिवार में जो लेडीजें होती हैं उस बच्चे को मालिश कर करके, तेल लगा लगा करके इतना परेशान करती हैं। अगर वही अमेरिका या कनाडा जैसे देशों में हो जाए और पुलिस के कानों में हल्की से भी बच्चे की आवाज आ जाए रोने की, तो क्या होता है कि बच्चे को उठाए तुरंत जेल में डाल दिए। फिर वहां मुलाकात होती है आन मिले सजना से। मतलब समझ रहे हो, आन मिले सजना, पुलिस का डंडा या बेल्ट। ठीक, तो वही चीज यहां पर है कि मौलिक अधिकार कुछ हद तक राज्य पर शिकंजा कसने के लिए लगाया गया। अब बात करते हैं कि मौलिक अधिकार, जैसे हम राजनीतिक की बात करते हैं, राजनीतिक को हम भौतिक भी बोल सकते हैं। राजनीतिक को दो भागों में, या दूसरा शब्द इसका है भौतिक। राजनीतिक को हम भौतिक के रूप में भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि देखो, एक 1717 में एक मैग्ना कार्टा प्रदान किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। मैग्ना कार्टा क्या था? एक अधिकार पत्र था जो फर्रुखशियर के द्वारा प्रदान किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि कोई भी व्यक्ति, मतलब कंपनी जो है अपना शासन, व्यक्ति के लिए नहीं था, ये कंपनी के लिए था, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये अपना कैसे भी व्यापार बिना कर के उस क्षेत्र में कर सकती है। यह था मैग्ना कार्टा, मतलब अधिकार पत्र प्रदान किया गया था जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर मनुष्यों, मतलब भारतीय नागरिकों को और व्यक्तियों को, दोनों को मौलिक अधिकार या मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसलिए इस भाग को, यानी भाग 3 को भी हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 क्या कहलाता है? मैग्ना कार्टा कहलाता है। आइए अब देखते हैं कि जो प्रारंभ किया था कि मूल अधिकार जब लागू हुए थे, मूल संविधान लागू हुआ था, तो उसमें मूल अधिकार कुल कितने थे? जब संविधान को लागू किया गया था, यानी मूल अधिकार लागू किया गया था, तो मूल अधिकार में, मूल संविधान में कुल 7 प्रकार के मूल अधिकार लागू किए गए थे। कौन कौन से थे? देखो, पहला था समता का अधिकार। पहला था समता का अधिकार। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा था शोषण का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध या शोषण से संरक्षित अधिकार।
चौथा था धार्मिक या धर्म से संबंधित अधिकार, धार्मिक संरक्षण से अधिकार। पांचवा था शिक्षा और संस्कृत। शिक्षा का अधिकार। छठा था संपत्ति से संरक्षण या संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। वहीं पर छठा था सबसे महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है, जो छठा है इसे एक बार नहीं कई बार पूछा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। तो छठा क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। याद रहेगा आप लोगों को? ठीक, आइए अब बात करते हैं कि इनके कौन कौन से आर्टिकल हैं। ठीक, आपको समझाते चलेंगे, कोई दिक्कत? हम जब बात करते हैं कि समता का अधिकार, समता का तात्पर्य क्या होता है कि समानता। समता कहते हैं, किसे कहते हैं? समानता को हम समता कहते हैं। समानता को समता कहते हैं। समता का अधिकार 14 से 18 में दिया गया है, आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है। वहीं पर जब स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ये 19 से 22 में दिया गया है, 19 से 22 आर्टिकल में दिया गया है। जब हम शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं तो ये 23 और 24 में, 23 और 24 में। वहीं पर जब हम मौलिक संरक्षण के अधिकार की बात करते हैं तो ये 25 से चालू होता है, सॉरी धार्मिक संरक्षण से का अधिकार की बात करते हैं तो ये 25 से 28 के मध्य है। ठीक, 25 से 28 तक पाया जाता है। जब संस्कृति और शिक्षा संबंधी संरक्षण का अधिकार की बात करते हैं तो ये 29 और 30 है, 29 और 30 है। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था, जिसे अब हटा दिया गया है। 76वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे वहां से निष्कासित कर दिया गया है। अब संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 32 में है। भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा की उपमा या संज्ञा दी है। ठीक, अब बात करते हैं कि सर आपने तो बताया था 12 से 35 तक है, आपने यहाँ शुरुआत 14 से की जी। जैसे आर्टिकल 1 आप लोगों को बताया था तो उसमें बताया था कि राज्य की, देश की परिभाषा क्या है, भारत की परिभाषा क्या है, कि भारत राज्यों का समूह होगा या संघ होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आर्टिकल 1 में आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल जो 12 है इसमें क्या है? राज्य की परिभाषा है। ठीक, वहीं पर आर्टिकल 13 क्या कहता है कि कोई भी राज्य ऐसे कानून नहीं बनाएगा जिससे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का क्षरण हो या मौलिक अधिकारों पर लागू हो। यानी राज्य कानून बना सकता है, लेकिन कैसा बना सकता है? वहां की जनता के हित में, राज्य जनहित में कानून बना सकता है। अब देखो, हमने बताया था, ये पॉइंट याद रखना कि किस आर्टिकल में दिया गया है कि राज्य ऐसे कानून नहीं बना सकता जो जनता के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। आर्टिकल 13 रहेगा। ठीक, आइए बात करते हैं कि 14 और 18 इसके भी बताएंगे आपको। इसके बाद 32 के बाद 33, 34, 35। ठीक है, लेकिन उसके पहले ये तो पहले देख लें। आर्टिकल 14 समता का अधिकार। समता हमने यह आपको बताया समानता। अब यहाँ किस चीज की समानता की जा रही है? सबसे पहले होता है कि जब हम देखो यहाँ रहने के लिए आवश्यक क्या है? कानून बनते हैं,
कानून में सभी को एक समान संरक्षण और सभी के लिए जो कानून है एक जैसा रहे, इसी को ही हम समता का अधिकार कहते हैं। मतलब ये नहीं कि ये पुरुष है, ये महिला है, या ये ट्रांसजेंडर है, ये उच्च वर्ग का है, ये निम्न वर्ग का है। इन भेदभाव से बचाने के लिए समता के अधिकार को लाया गया। समझ में आया? तो आर्टिकल 14 कहता है विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समक्ष समता। ठीक है, अब यहां आ जाओ। कह रहा है विधियों के समक्ष, विधियों के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, ये दो हैं। ठीक है, अब इन दोनों को कहां से लिया गया है? ठीक, तो जब हम विधियों के समान संरक्षण की बात करते हैं तो देखते हैं कि इसे ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में क्या होता है, वहां पर ये नहीं है कि ये उच्च वर्ग, ये निम्न वर्ग, ये महिला है, ये पुरुष है। वहां पर जो कानून लागू होता है, महिला हो या पुरुष हो, उच्च वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, वहां सभी के लिए समान है। इसीलिए वहां देखते हैं हम, कभी क्या ये सुनने में आया कि ब्रिटेन में ये उच्च वर्ग है, ये निम्न वर्ग है? नहीं आया होगा ना। क्यों? क्योंकि वहां पर विधियों के समक्ष समता लागू है, यानी सभी के लिए समान विधि लागू है। वहां पर उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, कुलीन वर्ग, नीच वर्ग, ये वर्ग नहीं लागू है। इसीलिए भारत में विधियों के समक्ष समता को लाया गया। कहां से? ब्रिटेन से। लेकिन जब हम बात करते हैं विधियों के समान संरक्षण या विधियों के समक्ष संरक्षण के बारे में, तो ये अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, हमारा विधियों के समक्ष समता। अब उसके बाद आता है आर्टिकल 15। कल हमने बताया था आर्टिकल 15 के बारे में कि आर्टिकल 15 क्या है। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए उसके जन्म स्थान, वंश, जो किस स्थान में जन्म लिया या कहां जन्म लिया है, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। जन्म स्थान, वंश, लिंग, जाति, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे जहां जन्मा हो संपूर्ण भारत में, चाहे कैलाश पर्वत पर जन्मा हो या कन्याकुमारी में जन्मा हो। कन्याकुमारी को अगर हम भौगोलिक भाषा में बात करें तो उसका नाम होता है कुमारी आंतरिक द्वीप। ठीक, आइए अब बात करते हैं कि इस आधार पर किसी भी व्यक्ति से, यहां पर नागरिक की बात नहीं की जा रही है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब वहीं पर मैंने कल बताया था कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो उन अधिकारों में आते हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये अधिकार जो है किसके लिए असर में आते हैं? केवल और केवल भारतीय नागरिकों में आते हैं। ठीक है, आइए आर्टिकल 15 हो गया। अब बात आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे कई है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। आर्टिकल 15(3) कहता है कि कुछ अपवादों की स्थिति में महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये महिलाओं के लिए विशेष अनुमति है। ठीक, एक तरफ कह रहा है कि सभी के लिए विधि समान होंगे, एक तरफ कह रहा है महिलाओं को कुछ दशाओं में संरक्षण प्रदान किया जाएगा। महिला संरक्षण, महिला संरक्षण आर्टिकल 15(3) कैसे महिला संरक्षण होता है? तो मातृत्व लीव सुना है, मैटरनिटी, मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी लीव
कई बार सुना होगा, तो आर्टिकल 15(3) के तहत मैटरनिटी लीव या मातृत्व अवकाश दिया जाता है। परंतु अब देखो एक चीज है कि माता, और ये अवकाश 6 माह के लिए मान्य होता है, यानी बच्चे को जन्म देने से 3 माह पूर्व वो अवकाश ले सकती हैं, वो चाहे प्राइवेट संस्थान हो, लिमिटेड संस्थान हो या गवर्नमेंट संस्थान हो। ठीक है, ये कानून है भारत का कि महिला ये अवकाश ले सकती हैं और 3 माह बाद तक। अब ऐसे में होता क्या है कि जिस संस्था में वो काम कर रही हैं, वहां का जो मालिक होगा, मैनेजर होगा या गवर्नमेंट होगी, उसके वेतन में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं करेगा। लेकिन वहीं पुरुष हो तो उसका वेतन काट लिया जाता है। तो यह है महिला संरक्षण या महिला अवकाश, मातृत्व अवकाश की बात कर रहा हूं, मैटरनिटी लीव की बात। यह आर्टिकल 15(3) में दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है कि कुछ विशेष अवस्थाएं या लोक नियोजन के विषय में, आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में विधियों के समक्ष क्षमता, मतलब सरकार कोई भी जो कानून बनाएगी वो संपूर्ण, अगर देश का प्रधानमंत्री कानून बना रहा है, संसद कानून बना रही है, तो पूरे देश को भलाई के हित में बनाएगी, पूरे देश के लोगों के हित में बनाएगी। यदि राज्य बना रहा है तो अपने सभी राज्यों के लोगों के हित में बनाएगी, अर्थात लोक नियोजन के हित में कानून का या कानून के समक्ष क्षमता या संरक्षण, ठीक है, या अवसर। लोक नियोजन के विषय में अवसर आर्टिकल 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता या अवसर में समानता। ये नहीं कि एक वर्ग मान लो आईएएस है और एक वर्ग क्लर्क है, ठीक है, हम यहाँ पोस्ट की सीधे बात करते हैं, और आईएएस के फॉर्म निकले हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आईएएस का जो बच्चे हैं वही आईएएस के फॉर्म भर सकते हैं, जो क्लर्क के बच्चे हैं वो आईएएस का फॉर्म नहीं भर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। ना ही ये हो सकता है ये उच्च वर्ग है तो उच्च पद लेगा, ये निम्न वर्ग है तो निम्न पद के फॉर्म भरेगा, उच्च पद के फॉर्म नहीं भर सकता, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। वहीं पर जब हम देखते हैं कि कोई भी लाभ के अवसर निकलते हैं, जैसे कहीं भी कुछ भी, जैसे मान लो कोई योजना है, योजना के तहत कोई लाभ है, तो उसमें भी ये नहीं है ये उच्च वर्ग के लिए है, ये निम्न वर्ग के लिए है, ऐसा नहीं है, ठीक। आर्टिकल 16। वहीं पर एक संविधान संशोधन किया गया था, 17वां संविधान संशोधन किया गया था, 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995। जब 77वां संविधान संशोधन किया गया था, तो इस संशोधन के द्वारा कुछ ऐसे अपवाद थे, जैसे शुरुआत से लेकर लास्ट तक क्या होता है कि जो उच्च वर्ग है निम्न वर्ग को हमेशा दबाते चले आए, तुम मेरे बराबर नहीं बैठ सकते हो, तुम मेरे साथ नहीं बैठ सकते हो, मैं बैठा तो तुम खड़े रहोगे। अब वो बंदा अगर खड़ा है, अब तुम खड़े हो जाओ, तो वो बेचारा कहां जाएगा? रसातल में। सोचने वाली बात है। तो इस प्रकार से लोग क्या करते थे, पहले जो थे संविधान के लागू होने से पहले ही, हालांकि गुलाम था और जो उच्च वर्ग थे उनके साथ भी ऐसा होता था, लेकिन फिर भी इन चीजों से लोग बाज नहीं आते थे, और इसीलिए आर्टिकल 77वां संविधान 1995 के द्वारा यह लाया गया कि जो व्यक्ति उच्च पद पे नहीं जा रहे हैं उनको उसमें संरक्षण प्रदान किया जाएगा। उच्च पद का मतलब यह नहीं है कि ये जनरल वालों के लिए लागू किया गया, ये एससी और एसटी के संबंध में लागू किया गया, इसलिए इसमें आर्टिकल एक जोड़ा गया, आर्टिकल 16(4). आर्टिकल
4 जोड़ा गया और इसमें बताया गया 77वां संविधान संशोधन के द्वारा, और इसमें बताया गया कि कोई भी व्यक्ति, इसमें बताया गया कि एससी व एसटी के प्रमोशन से संरक्षण या प्रमोशन का संरक्षण दिया गया, या पदोन्नति के का संरक्षण। देखो अभी हमने क्या बताया, ऊपर देखो, ऊपर कह रहा है 14वां की विधियों के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण सभी के लिए समान होंगे, लेकिन 15(3) और 16(4) क्या कह रहा है? 15(3) में महिलाओं को संरक्षण प्रदान कर रहा है मैटरनिटी लीव के लिए, वहीं 16(4) में क्या कह रहा है? एससी एसटी के पदों के संरक्षण किया जा रहा है, मतलब उनके पदोन्नत के लिए कुछ सीटें रोक ली जाती हैं, जो एससी एसटी के कुछ वरिष्ठों को पदोन्नत किया जाता है। ठीक, आइए बात करते हैं आर्टिकल 17 क्या कहता है। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 तो प्रारंभ में क्या होता था? आर्टिकल 17 क्यों आया? हमारे संविधान जो है प्रारूप समिति, इसका अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। हमने बताया है, जो पिछले वीडियो पढ़े हैं उनको देखिए एक बार, जिनमें संविधान बनने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उसमें हमने बताया था प्रारूप समिति, उसमें अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अंबेडकर थे। अब भीमराव अंबेडकर की एक स्टोरी सुनो। पहली बात, भीमराव अंबेडकर एक ऐसे तबके से आते थे जिसे हम महार कहते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश में पड़ती एक मतलब जाति है जिसे एससी कैटेगरी में डाला गया है। एसटी नहीं कह सकते क्योंकि आदिवासी नहीं है, ठीक है, एससी कैटेगरी में आते थे। तो होता क्या था कि महार जनजाति, आप सोचो ऐसे है कि जब किसी आप लोगों ने सुना होगा चमारपासी, ठीक है, इन लोगों के दरवाजे पर भी जब अंबेडकर जी पहुंच जाते थे तो होता क्या था कि इनके जाने के बाद उस स्थान को गंगा जल छिड़क कर धोया जाता था। कहते थे ये अपवित्र हो गया। अंदाजा लगाओ, जब एससी मतलब चमारपासी जैसे वर्ग के लोग भी ये करते थे तो उच्च पद के कितने करते होंगे। इन्हीं चीजों से परेशान होकर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में यह लागू किया कि कोई भी व्यक्ति या नागरिक किसी भी व्यक्ति को अछूत नहीं मानेगा, अर्थात अछूतों के लिए संरक्षण की व्यवस्था इन्होंने कर दी। ठीक, कि आज से हमारे देश में कोई भी तबका, कोई भी वर्ग, कोई भी जाति, उपजाति ये अछूत की श्रेणी में नहीं होंगे। इसीलिए आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब अछूत, छुआछूत, ठीक है, इसका अंत कर दिया आर्टिकल 17 के द्वारा। अब बात करते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18, जब हम आर्टिकल 18 पे जाते हैं तो आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है। क्या करता है? उपाधियों का अंत करता है। कैसे? देखो, आर्टिकल 18 कहता है कि कोई भी व्यक्ति भारत की स्वतंत्रता के पश्चात महाराजा, राजा, सूबेदार ऐसे पदों को धारण नहीं करेगा सिवाय शिक्षा और विज्ञान के। ये क्या है? ये अपवाद हैं। शिक्षा, विज्ञान और सैन्य, याद रहेगा, शिक्षा, विज्ञान और सैन्य के अतिरिक्त किन्हीं अन्य उपाधियों को धारण नहीं करेगा। जैसे कोई व्यक्ति पीएचडी कर लिया तो अपने नाम क्या लगाएगा? डॉक्टर, डॉक्टरेट, ठीक, कोई डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर लगाएगा, कोई वैज्ञानिक बन गया तो वैज्ञानिक, फिर आगे नाम लिखेगा, ना कि महाराजा, राजा, ठीक। ऐसे शब्दों पर विराम लगाया गया और इनसे संबंधित जैसे कर्नल, मेजर, कैप्टन, नायक, सूबेदार, ठीक, इन शब्दों को जोड़ने का अधिकार दिया क्योंकि वो सैन्य में है। ब्रिगेडियर, जनरल,
ऐसे शब्दों का उपयोग वो कर सकता है। मतलब ये किससे हो गया, शिक्षा, विज्ञान और सैन्य से संबंधित शब्द हो गए, ठीक है, उनका उपयोग कर सकता है। साथ ही साथ एक चीज और भी, यदि किसी को कोई पुरस्कार दिया जाता है और उस पुरस्कार का वो नाम अपने नाम के आगे या पीछे लगाता है तो उससे वो पुरस्कार छीन लिया जाता है। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि साउथ का एक हीरो है महेश बाबू, हाँ महेश बाबू को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो इन्होंने अपनी एक दो सिग्नेचर किए, उस पर लिख दिया कि पद्मश्री, फिर अपना नाम, ठीक। एक कॉमेडियन है साउथ के ब्रह्मानंदन को भी पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने भी अपने नाम के आगे पद्मश्री लगाया था। तो इस बदौलत इनसे ये पुरस्कार वापस छीन लिए गए थे। याद रखना, अगर आप लोगों को कभी मिलता है तो पुरस्कार के नाम मत लगाना। सपोज जैसे किसी को भारत रत्न मिला तो कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं लगा सकता। सरकार चाहे लगा सकते, क्योंकि वो सरकार के द्वारा ही सम्मानित किया गया, लेकिन व्यक्ति जिसे मिला है वो उस उपाधि का उपयोग नहीं कर सकता है, याद रखना, ठीक है। तो उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में कर दिया। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 में क्या है कि ये कह रहा है स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22 में, हमारे 19 में 5-6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, ठीक। तो उन सभी को अलग अलग किया गया है। जैसे अभिव्यक्ति, मतलब बोलने की स्वतंत्रता, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, ठीक। इसी में आर्टिकल 19A में ही प्रेस की स्वतंत्रता को भी वर्णित किया गया है। और देखते हैं आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। अनुच्छेद 19 में जिनको किया गया है, सबसे पहले देखते हैं मूल अधिकार में कौन कौन थे। मूल संविधान की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो 19A था, ए में क्या था, अभिव्यक्ति एवं बोलने की स्वतंत्रता, बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अब अभिव्यक्ति का मतलब हो गया अपनी भावना। जैसे हमें कोई लड़की पसंद आती है तो हम अपना जो अपनी भावनाएं हैं, अपनी फीलिंग है, उसके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अभिव्यक्ति, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके द्वारा हमारा प्रपोजल ठुकरा दिया जाता है तब ऐसी स्थिति में हम उसका पीछा नहीं करेंगे। अपनी भावना बताना ये हमें अधिकार देता है, हमारा संविधान देता है अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। लेकिन वहीं जब हम उससे परेशान करने लगते, बार बार अपनी फीलिंग बताते हैं, तो ये अपराध की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन अपनी भावना बताना ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन भावना बताना सिर्फ 1 या 2 बार बस, इसके बाद नहीं, ठीक। ये हो गया। अब यहीं पर जो ए है, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी दी गई है। किसकी स्वतंत्रता? प्रेस की स्वतंत्रता, कि प्रेस अपने विवेकानुसार कुछ भी छाप सकती है जब तक देश की एकता और अखंडता की बात नहीं आती, ठीक। आर्टिकल 19B कहता है कि कोई भी व्यक्ति बिना हथियार सम्मेलन कर सकता है। क्या कर सकता है? बिना हथियार सम्मेलन। हम देखते हैं कि आचार संहिता 144 लागू कर दी जाती है। उसमें क्या होता है कि 4-5 से अधिक व्यक्ति एक जगह पर खड़े नहीं हो सकते, वो भी उनके पास कोई भी हथियार ना हो ऐसी स्थिति में। ये आचार संहिता, वही चीज यहाँ पर है। आचार संहिता से अगर इसको हम जोड़ के देखें तो कह सकते हैं कि हथियार नहीं है तो 4-5 व्यक्ति एक पास खड़े होकर संघ बना सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि कई गोष्ठियां वगैरह होती हैं, बहुत चीजें होती हैं, तो उनमें क्या किया जाता है कि जो हथियार होते हैं सॉरी
जो हथियार होते हैं इन्हें पहले ही जब्त कर लिया जाता है, पहले ही जो जिलाधिकारी होता है, जो सम्मेलन करने से पहले परमिशन लिया जाता है। जब बड़े स्तर पर सम्मेलन होता है, संगोष्ठी वगैरह होती है, तो पहले परमिशन, ये इजाजत दे दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति हथियार लेके नहीं आएगा, वरना हथियार लेके सम्मेलन नहीं किया जाएगा। वो फिर विरोध के सूची में डाल दिया जाता कि हथियार लेकर के, इसका मतलब तुम विरोध करना चाह रहे हो। ठीक है। आर्टिकल बी। आर्टिकल सी कहता है कि संघ बनाने का अधिकार। हम कोई भी संघ बना सकते हैं, समूह बना सकते हैं। आर्टिकल सी कहता है संघ बनाने का अधिकार। ठीक, संघ बनाने का अधिकार आर्टिकल सी प्रदान करता है। कौन सा? 19 का सी, सब क्लॉज सी या सब क्लॉज 3। ये क्या करता है? संघ बनाने का अधिकार देता है। वहीं पर हम जब बात करते हैं आर्टिकल डी की, तो आर्टिकल डी क्या करता है कि जितने भी पूरा देश है, कुछ निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर बाकी संपूर्ण देश में नागरिक, भारत का नागरिक कहीं भी अबाध रूप से घूम सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अबाध संचरण, अबाध संचरण ये किसमें है? आर्टिकल 19 डी में। ठीक। आर्टिकल ई। आर्टिकल ई क्या कहता है कि भारत का नागरिक पूरे देश में कहीं पर भी रह सकता है, अपना निवास बना सकता है, इसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं होगा। अर्थात निवास की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण देश में कहीं भी रह सकता है, इसके लिए कोई भी इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ क्षेत्रों पे छोड़कर। जाहिर सी बात है भाई, जो निषेधित कर दिए गए हैं उनमें जाओगे, इसका मतलब निषेधित क्यों किए गए? वहां पर तुम्हारी जान को खतरा होगा ना, इसीलिए वो निषेधित किए जाते हैं। जिससे आदिवासियों के क्षेत्र होते हैं, जब हम लोग आदिवासियों के क्षेत्र में अचानक पहुंच जाते हैं तो क्या होता है? उनको अपने लिए खतरा महसूस होता है, और ऐसी स्थिति में वो लोग क्या करते हैं? हम लोगों पे अटैक करते हैं, हम लोगों को मार देते हैं। भाई, अपने बचाव के लिए सभी लोग सेल्फ डिफेंस करते हैं। तुमको भी दिया गया है कि तुम भी अपना बचाव कर सकते हो, सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। ठीक। अब वही चीज यहां पर थी। आर्टिकल ई में कहा गया कि निवास के संबंध में प्रत्येक भारत के नागरिक को यह अधिकार दिया जाता है कि उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां पर प्रतिबंधित किया गया है, बाकी प्रत्येक स्थान पर, भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर कहीं पर भी वो अपना निवास कर सकता है। टेम्परेरी रह सकता है, परमानेंट रह सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उत्तर प्रदेश में रह रहा है या बिहार में रह रहा है, कन्नड़ बोल रहा है और रह कहां रहा है? कश्मीर में, फर्क नहीं पड़ता। आर्टिकल ई। आर्टिकल एफ। यहीं पर आर्टिकल एफ। एफ में क्या था? आर्टिकल एफ कहता था व्यापार, मतलब सॉरी, आर्टिकल एफ कहता था कि जो संपत्ति था उनके संरक्षण के बारे में, संपत्ति संरक्षण। आर्टिकल एफ संपत्ति संरक्षण था। वहीं एक और आर्टिकल था जी, आर्टिकल जी। आर्टिकल जी कहता था कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन जीने के लिए किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकता है, बशर्ते वो गैर कानूनी ना हो। क्या था? गैर कानूनी ना हो, अर्थात वृत्ति का अधिकार। वृत्ति का मतलब होता है जीवन जीने के लिए कोई भी कार्य करना। ठीक है, कोई भी आजीविका, कोई भी रोजगार करना। लेकिन एक चीज याद रखना, ऐसे कानून को या ऐसे व्यापार को इजाजत नहीं दी गई है जैसे असलहे बेचना, चोरी छिपे। लाइसेंस लो, आराम से बेचो, फर्क नहीं पड़ता उससे, है क्योंकि तुम्हारे पास कानूनी अधिकार आ गया। ठीक। अब तुम बम बनाने लोगो, घर में असलहे बनाने लोग, बहुत से लोग हैं जो असलहे वगैरह बनाते हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुओं को सप्लाई करने लोगों जो कि देश की एकता, अखंडता को या देश की जनता को हानि पहुंचाएं, ये गैर कानूनी आते हैं। आपको गैर कानूनी नहीं, कानूनी जो अधिकार में है, जो कानूनी रूप से मान्य है, ऐसे व्यापार करने की इजाजत आपको दी जाती है। यह आर्टिकल 19G के तहत दिया जाता है। ठीक है, हमारे को इतने आर्टिकल 19 के तहत था। कौन सा? आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, ये आर्टिकल 19 में था, परंतु एक आया था 77वां संविधान संशोधन अधिनियम
77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 सॉरी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था इसे समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और आर्टिकल 300 का में डाल दिया गया या फिर ए में डाल दिया गया। याद रहेगा, ठीक है। सिर्फ आर्टिकल एफ को ही नहीं हटाया गया, संपत्ति संरक्षण को ही नहीं हटाया गया। संपत्ति संरक्षण में क्या होता था कि एक व्यक्ति संपत्ति, जैसे राजा महाराजा क्या करते थे, अपनी संपत्ति बनाते जाते थे और अपने पास रखते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या कर दिया गया, जब 44वां संविधान संशोधन आया, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इस अधिकार को छीन लिया गया और कहा गया कि आप संपत्ति जो आपके पास है, सबसे पहली बात तो हम आपकी सुरक्षा को ध्यान में कर रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या था कि डकैती वगैरह पहले बहुत होती थी। मेरे बचपन में भी मैं सुना करता था, आज वहां हो गई, आज वहां हो गई, ठीक है। आप ऐसी स्थिति में खुद सोचो कि 78, 77 मतलब 75, 80 में, दशक में, 80 के दशक में कैसी डकैती होती होगी, संपत्ति पे कैसा लूटमार होता होगा। तो उसी को संरक्षित करने के लिए, ठीक है, आर्टिकल एफ को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा और इसे 300 का में डाल दिया गया। अब कहा गया कि जो आपकी संपत्ति है इसे आप बैंक वगैरह में जमा करवाइए, अगर नहीं करवा रहे तो इसका मतलब ये काला धन है। हम वर्तमान में सुनते हैं, जब नरेंद्र मोदी पहली बार आए थे तो उन्होंने कहा था हम देश का पूरा काला धन सबके सामने लाएंगे। ईश्वर जाने कितना आया कितना नहीं आया, तो वो जान सकते हैं और वो जान सकता है जिसे हमने आज तक देखा ही नहीं। तो ये समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को आर्टिकल 14 से 19 तक समझ में आ गया होगा। शेष के लिए हम आपको कल जो सेकंड पार्ट इसका बनाएंगे उसमें बताएंगे कि कैसे आगे के जो आर्टिकल हैं, स्वतंत्रता के अन्य अधिकार हैं, वो कैसे और कहां कहां लागू होते हैं, ठीक। अगर जो आपको समझ में ना आया हो, ठीक है, तो हमने इसमें नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक एक दे रखा है, व्हाट्सएप चैनल का, आप उसे फॉलो करिए। जो समझ में नहीं आया है वो आप कमेंट में करके हमको बता सकते हैं। आप हमें इस पर भी, यूट्यूब पर भी बता सकते हैं कमेंट में करके, हम उसका समाधान आपको करेंगे, ठीक है।